मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं मनीष देव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री धन राधे मोहन श्री एग्ज़ाम गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में ऋग्वेद पर आधारित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। मैं ऐसे कई वीडियो लेकर आने वाला हूं आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। और आइए करते हैं सीरीज़ का पार्ट 1। और पार्ट 1 का पहला प्रश्न आपके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, जो आर्य थे उनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, निर्मित, ध्यान दें क्वेश्चन है, निर्मित सभ्यता क्या कहलाई। तो निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता कहलाई वो क्या थी, वैदिक सभ्यता। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता। ध्यान दें, विकसित सभ्यता अलग है जबकि निर्मित सभ्यता अलग है। तो आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता कहलाई वो कहलाई ग्रामीण सभ्यता। अब बात करते हैं दोस्तों कि आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आर्यों द्वारा जो धातु खोजी गई उसे क्या कहते थे। आर्यों के द्वारा जो धातु खोजी गई वो कौन सी थी। तो ध्यान दें, आर्यों के द्वारा जो धातु खोजी गई वो है लोहा। लोहा एक ऐसी धातु है जिसे आर्यों के द्वारा खोजा गया और इसको वैदिक काल में श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। इसे लोहा को वैदिक काल में श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें। अब बात करते हैं वैदिक काल में तांबे को क्या कहते थे, कॉपर को हम क्या कहते थे। तो यहाँ पर आंसर है लोहित अयस। लोहित अयस तांबे को कहा जाता था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से सूक्त जो हैं वो किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि वेद मंत्रों की संख्या, वेद मंत्रों के जो समूह हैं उसे हम क्या कहते थे। तो ध्यान दें, वेद मंत्रों के समूह को क्या कहते थे, सूक्त। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सूक्तों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बताइए सूक्तों की संख्या कितनी थी। ओके, अब बात करते हैं आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था। सीरीज़ का पार्ट 1 है, आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके मतलब का है और आप एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प करेगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऋग्वैदिक युग में ग्रामीणी का क्या अर्थ था। प्रश्न संख्या 8 की हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वैदिक युग में ग्रामीणी का क्या अर्थ था। तो ध्यान दें, ऋग्वैदिक युग में ग्रामीणी का अर्थ था मुखिया, गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। ऋग्वैदिक काल में कुलप का क्या अर्थ था। तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखें, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। कुलप का क्या मतलब था। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहते थे। ऋग्वैदिक युग में जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, इसलिए उसमें पिता का जो
भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। दोस्तों ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम इस पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, दाश राज्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो ध्यान दें, प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। दाश राज्य युद्ध का उल्लेख 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नंबर 1 क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। अब बात करते हैं कि ये किन के बीच में हुआ। प्रश्न संख्या 2 बन जाती है इसी से कि दास राज्य युद्ध किन किन राजाओं के बीच में हुआ। तो आंसर यहाँ से मिलता है राजा सुदास और पुरु के बीच में। पुरु कबीले के 10 जनों, मतलब जिसमें आर्य भी थे और अनार्य भी थे, उनके बीच में हुआ। अब बात करते हैं कि किस जगह पे हुआ। भाई दास राज्य युद्ध 7वें मंडल में तो हुआ, लेकिन किस जगह हुआ? तो ध्यान दें, आज की रावी नदी और ऋग्वेदिक काल में परुषणी नदी के तट पर हुआ। अच्छा, अब पूछ लेते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आता है कि भाई दास राज्य युद्ध में कौन विजयी रहा? तो भरत कबीले के राजा सुदास विजयी रहे। इस युद्ध में दास राज्य युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास विजयी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 10 जन कौन थे। तो आर्य और अनार्य, ऐसे लोग जो आर्य भी थे और जो आर्य नहीं भी थे, उनको मिलाकर 10 जन कहा जाता था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप अच्छे से पढ़ें। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दें, ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन सी थीं? तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ऋग्वेद की 5 कौन कौन सी शाखाएं थीं। तो ध्यान दें, सबसे पहली जो शाखा है वो है शाकल। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन, मांडुकाय। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऋग्वेद की 5 कौन कौन सी शाखाएं थीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन, मांडुकाय। ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की बहुत इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आंसर आता है 10वें मंडल में। साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों के अंदर जो आर्य कपड़ों के अंदर कपड़े पहनते थे, कह सकते हैं अंदर पहनने वाले कपड़े, उन्हें क्या कहते थे? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टर्म निवि। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निवि किसे कहते हैं? तो आर्यों के द्वारा अंदर पहने जाने वाले कपड़े निवि कहलाते थे। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछ सकते हैं कि आर्यों के अंदर पहनने वाले कपड़े क्या कहलाते थे? तो उसे बोलते हैं निवि। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14। तो वैकनॉट किसे कहते हैं? ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनॉट शुद्धखोर कहते थे। ऋग्वेदिक काल में वैकनॉट काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। वैकनॉट किसे कहते थे? तो ऋग्वेद में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को शुद्धखोर के नाम से जाना जाता था, जिसे वैकनॉट कहा जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। ऋग्वेद में किन 5 जनों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 5 जन निम्नलिखित हैं जिनका उल्लेख मिलता है। नंबर 1 पर है यदु, नंबर 2 पर है द्रहु, नंबर 3 तुर्वस, नंबर 4 पुरु, नंबर 5 अनु। नंबर 1 यदु, द्रहु, तुर्वस, पुरु, अनु, ये 5 जन जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? तो बता दें आपको, ऋग्वेद के उपवेद को धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं धनुर्वेद किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के
उपवेद को धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 70 नंबर क्वेश्चन देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धनुर्वेद में किन कलाओं का वर्णन किया गया है? तो बता दें आपको, ऋग्वेद में युद्ध कलाओं का वर्णन किया गया है। युद्ध कलाओं का वर्णन ऋग्वेद के जो धनुर्वेद है, जिसे हम उसका उपवेद कहते हैं, उसमें किया गया है। ओके, अब बात करते हैं ऋग्वेद के जो मंत्र का उच्चारण किन ऋषियों के द्वारा किया जाता था, या बोल सकते हैं ऋग्वेद में होत्र ऋषियों के द्वारा जो मंत्र उच्चारण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों, जिसमें पूछा गया है ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किन ऋषियों के द्वारा किया जाता था? तो होत्र ऋषियों के द्वारा किया जाता था। अब बात करते हैं वर्तमान में ऋग्वेद की कौन सी संहिता ही उपलब्ध है? तो साथियों, ऋग्वेद की इस समय संप्रति संहिता ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल कब से कब तक माना गया, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद